हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको बीएड के पेपर इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन, संरक्षण एवं पर्यावरण पुनरुद्धार के मुद्दे के बेहद ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, वो करवाने जा रहा हूँ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपकी बीबीएमक्यू और वीबीयू दोनों के हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो सिलेबस है दोनों सेम होगा। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो एग्जाम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से यही क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके अलग होंगे, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर 4 में। तो आप देख सकते हैं इतने सारे मैं एक ही लेक्चर में कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग पहला लेक्चर का 20-22 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देयर इज ए स्पीसीज ए ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन ए ह्यूज नंबर बट इज फाउंड ओनली इन बी पार्ट ऑफ इंडिया इन द होल वर्ल्ड, विच टाइप ऑफ स्पीसीज इज इट। तो इसमें क्या है, एक ए स्पीसीज है जो बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो कर रहा है किसी बी पार्ट में। ये बी एरिया है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो इसे इंडिया में ग्रो कर रहा है, तो इसे क्या कहता है। तो ये एक तरह का एंडेमिक स्पीसीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन पे ही ग्रो करता है। तो इसका सही आंसर है डी, एंडेमिक स्पीसीज। अगला है डीडीटी। डीडीटी क्या है, एक तरह का आपका डीडीटी क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म जो है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक तरह का फुल फॉर्म है डीडीटी, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो एंटीबायोटिक है नहीं ये, क्योंकि आपकी एंटीबायोटिक जैसे हम लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। अब वेस्ट है, अब देखिए डीडीटी कोई तो वेस्ट नहीं है। हम लोग डीडीटी क्या करते थे, एक फर्टिलाइजर का काम करता था, जो कि हम लोग खाद का काम करते थे डीडीटी का। उसमें क्या होता है, ये बायोमैग्निफिकेशन जो है आपके बॉडी में, ये इकट्ठा होने के बाद ये आपको हार्म करता था। इसकी जो ट्रॉफिक लेवल होती है आपकी जो बॉडी में, ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे ही, जैसे कि प्लांट है, प्लांट को कौन खाया, हार्बिवोरस खाया, हार्बिवोरस को कौन खाया, आपका कार्निवोरस खाया। तो अगर प्लांट्स को आप छिड़कते हैं डीडीटी तो हार्बिवोरस में बढ़ जाता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाता है, फिर इसका कंटेमिनेशन मतलब जो है बढ़ जाता है। तो डीडीटी उस टाइप का क्या एक केमिकल है जिसका फुल फॉर्म डाइक्लोर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सीएनजी। सीएनजी से आप क्या समझते हैं, तो सीएनजी आपका एक गैस है जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वाटर बॉर्न डिजीज। आपका कौन सा ऐसा डिजीज है जो आपका पानी से नहीं फैलता हो, ठीक है, जो जल से जनित नहीं होता हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स। तो पोलियो भी वाटर बॉर्न डिजीज है, कोलेरा भी है, टाइफॉइड भी। जो नहीं है वो है आपका क्या है, स्मॉल पॉक्स नहीं है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स क्या है आपका, ये आपका एक हवा एयरबॉर्न डिजीज है। तो हम बोल सकते हैं वायु जनित बीमारी है, स्मॉल पॉक्स आंसर होगा। अगला, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पिलागरा। तो पिलागरा से कौन सी, मतलब पिलागरा जो है किसकी कमी, कौन सी विटामिन की कमी से होती है। तो इसका सही आंसर है विटामिन B3। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। इसमें से कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अब मैं डाउट थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, क्लियरली कर लूँगा मैं। देखिए स्मोक एक एयर पोल्यूटेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एयर पोल्यूटेंट है, तो ये नहीं पूछा है, नॉट। अब आते हैं दो ऑप्शन जो बचे गए, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। अब देखिए CO2 जो गैस है ना, ये एक क्या है, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो मोस्टली इसको कंसिडर नहीं किया जाता है कि पॉल्यूटेंट में, एयर पॉल्यूटेंट, बट ओनली इन स्पेशल केस में इसे पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है। ओनली इन स्पेशल केसेस में इसे पॉल्यूटेंट कहा जाता है। एक डाउट। अब दूसरा डाउट है नाइट्रोजन गैस। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है। क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है, और ये आपका क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी भी पॉल्यूटेंट नहीं,
प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब यह ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस। आपको पता है नाइट्रोजन जो है ना वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। क्या है? एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। और इसका जो एटमॉस्फेयर में कंस्टिट्यूएंट में जो परसेंटेज है वो 78% है। और वही आपको ऑक्सीजन पता है 21% है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेगा वो एटमॉस्फेयर में उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है 0.03%। अब देखिए इस पर डाउट यही आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेलेक्ट करके नाइट्रोजन गैस को सेलेक्ट करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज भी करता है। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो आपका इस्तेमाल भी तो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जो फॉसिल फ्यूल होते हैं या फिर आप पेट्रोलियम है या कोल बर्न होता है उसमें भी CO2 रिलीज होता है। तो अब CO2 को आप कंसीडर करें कि नहीं करें एयर पॉल्यूटेंट में। नाइट्रोजन गैस जो है वो तो एयर पॉल्यूटेंट क्या है, नहीं है, कंफर्म नहीं है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड कंसीडर करते हैं कि नहीं करते ये आपके ऊपर है, बट बाकी स्मोक और सल्फर डाइऑक्साइड तो ऑप्शन करेक्ट है कि वो एयर पॉल्यूशन नहीं पूछा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है कि नहीं है नाइट्रोजन गैस। आप मुझे इसके कोई भी रिसर्च पेपर या कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं। मैंने अच्छे से खोज के ही आपको ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि दोनों केसेस मुझे मिले हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इन ए मिक्सचर ऑफ टू मैटर्स, द नेम ऑफ दिस टू मैटर्स। ब्रॉन्ज का मिक्सचर जो है, ब्रॉन्ज क्या एक तरह का एलॉय ये मिक्सचर है जिसमें आपकी अलग अलग एलॉय से बनी हुई होती है। क्या ब्रॉन्ज मिक्सचर है। अब जो दो एलॉय है उसका आंसर्स क्या, ऑप्शंस क्या है, चलिए देखते एक एक करके हम लोग। क्या है तो पहला ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, दूसरा कॉपर एंड आयरन, तीसरा कॉपर एंड टिन, चौथा एल्यूमिनियम एंड टिन। तो इसका सही आंसर है कॉपर एंड टिन। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर सी कॉपर एंड टिन। अगला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज। डेंगू डिजीज का कैरियर क्या है, उसका वाहक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं वो मॉस्क्यूटो होता है, वो भी कौन सी, फीमेल मॉस्क्यूटो, लड़की वाली मॉस्क्यूटो होती है, उसे हम बोलते हैं एनोफिलस मॉस्क्यूटो। सॉरी एनोफिलस नहीं है, मैं गलती से एनोफिलस बता दिया, डेंगू पूछा। एनोफिलस जो है ना, एनोफिलस जो है वो मलेरिया के लिए है, आपका कॉज करता है प्लाज्मोडियम। अब ये डेंगू पूछा, डेंगू के लिए एडीज है, ध्यान रखिएगा, एनोफिलस को मत मारिएगा, ये नहीं है, कुलेक्स भी नहीं है। एनोफिलस एडीज जो है इससे मलेरिया फैलता है। तो आपका एडीज, अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, देखिए डेंगू से डी आता है, एडीज में डी आता है, तो एडीज इज डेंगू, डेंगू इज एडीज। समझ में आ गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो पानी, जो बीमारी रुके हुए पानी के कारण होता है। ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, एड्स। एक सेक्सुअल डिजीज है निमोनिया, जो आपके ड्रॉपलेट्स कफ, ये सब ड्रॉपलेट्स के कारण निमोनिया हो जाता है। पानी क्या होते हैं आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं निमोनिया में। पोलियो क्या होता है, पोलियो आपका जो नर्व सिस्टम है वो एक आपका वो पैरालिसिस मार लेता है, नहीं सॉरी पोलियो में, हाँ वही आपका एक पैर काम नहीं करता है, मतलब पैरालिसिस टाइप्स का हो जाता है, पोलियो ड्रॉप देना पड़ता है उसके लिए। तो पोलियो वो हो गया जिसमें 2 बूंद जिंदगी की आपकी स्लोगन अमिताभ बच्चन के द्वारा की जा रही है। तो इसका सही आंसर जो है 10वां का ए मलेरिया। मलेरिया जो है वो स्टैग्नेंट वाटर से होता है जिसका कॉजिंग एजेंट है आपका प्लाज्मोडियम आपके, और ये किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फिनो एनोफिलीज क्या, और मॉस्क्यूटो इसके वाहक है, क्या है ये, वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वीडियो का क्वेश्चन है 2018 से 20 का क्वेश्चन है। हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी का टर्म किसने दिया था, पहला बाबा आमटे, मेधा पाटकर, फिर अर्नस्ट हैकेल और डी नन ऑफ दीज। तो जो इकोलॉजी टर्म है ना वो किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। क्या ऑप्शन सी, आंसर थर्ड सी है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज एस्टेब्लिश्ड इन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया गया था, स्थापना उसकी कब हुई थी। तो इसका सही आंसर 1972, पहला ऑप्शन ए 1972। अगला क्वेश्चन है
एरोजोल्स आर सस्पेंडेड डैश पार्टिकल्स इन द एयर। तो जो एरोजोल हवा में लटके हुए डैश कण होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सॉलिड, ठोस है, ठोस या तरल है, फिर लिक्विड है, तरल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो है उसका आपका क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद क्वेश्चन चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? पहला वाटर कंजर्वेशन नहीं, पानी का संरक्षण करता है नहीं, सॉइल कंजर्वेशन नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यस, वन संरक्षण करती है। तो इसका सही आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फोर्थ का क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन सी। अगला क्वेश्चन है ह्यूमस इज डैश फाउंड इन सॉइल। ह्यूमस जो है आपकी ह्यूमस मिट्टी में डैश पाया जाता है। तो उसका ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बोथ 1 and 2 नन ऑफ दी। तो ह्यूमस जो है वो मेनली प्योर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ब्लैक करके कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, काले रंग के कंपाउंड्स होते हैं, जो कि आपके फर्टिलिटी के लिए काफ़ी मेंटेन होते हैं। आपके कोई भी जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें ह्यूमस का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए अगर ह्यूमस का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा या फिर सॉइल इरोजन या फिर पानी के बहाव से अगर ये चला जाता है तो आपको क्या होता है, फर्टिलिटी सॉइल का कम हो जाता है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्मॉल लेयर होते हैं आपके सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5 का ही ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये बीबीएम की क्वेश्चन है, मेनली 2018 से 20 का क्वेश्चन है। पहला, व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन देखती है 1981, 1982, 1985, 1986। तो इसका सही आंसर है 1986। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है आंसर, 1986। अगला है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया है उसका कारण क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ का कारण होता है, जिसका नाम है आपका प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि आपके मॉस्क्यूटो से आपके किसी नॉर्मल पर्सन जो है उसको, नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एग्जाम्पल ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो आपके गैर जैवनिमीकरणीय प्रदूषित का उदाहरण है? पहला इंसेक्टिसाइड, दूसरा है आपका सीवेज, तीसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। या सीवेज है या कृषि अपशिष्ट है या घरेलू। तो जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए ये बायोडिग्रेडेबल आपका खत्म हो सकता है, गल गल के सड़ के खत्म हो सकता है, सीवेज भी खत्म हो सकता है। बट जो ऑप्शन पहला नंबर था, पहला नंबर इंसेक्टिसाइड से, जो इंसेक्ट कीटनाशक जो है वो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्स में आती है। ठीक है, अब हम लोग अलग क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है वो कब मनाया जाता है? तो उसका ऑप्शन 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इसका सही आंसर है 21 मार्च, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 21 मार्च। दूसरा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट्स, जो आपके इंसान है, मानव है और पौधों के बीच में क्या अंतर संबंध है? तो ऑप्शन देखिए इथनो बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी और बॉटनी। अब देखिए जो जूलॉजी होता है सिर्फ ये आपके क्या होते हैं, एनिमल्स की स्टडी के होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी है आपके एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के होते हैं, बॉटनी स्पेशली प्लांट्स के है। अब यहाँ ह्यूमंस और प्लांट्स पूछा गया, तो इसमें आता है क्या, इथनो बॉटनी, क्या नृवंश विज्ञान आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ये इथनो बॉटनी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2027 से 2019 क्वेश्चन है, ये वीबीओ के क्वेश्चन है। पहला, अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो इसका सही आंसर जो है उसका आपका है 22 अप्रैल। क्या है, 22 अप्रैल। अगला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए ना एक्यूरेट नहीं दिए हुए, जो आपके आंसर होते हैं वो 21.71 है। ठीक है, क्या है, 21.71% है। तो ऑप्शन उसके करीब जो है आपके वो क्या है, 21.54 होते हैं, 21.7 के आसपास। अगला क्वेश्चन से आपका वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड वाटर डे है आपकी विश्व जल दिवस वो कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए 24 मार्च, 21 मार्च, उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं 23 मार्च और लास्ट है 22 मार्च। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो आपका अंतिम ऑप्शन जो है आपका ये सी होगा और ये डी होगा। ठीक है, यहाँ भी कर रहे ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी होगा 22 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरण संसाधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखिए सन, वाटर, नेचुरल गैस, विंड, सूर्य, पानी, प्राकृतिक गैस, हवा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका क्या है, नेचुरल गैस, नॉन रिन्यूएबल, ऐसा जो रिसोर्स है जिसको हम रिन्यू दोबारा नहीं कर सकते। सन इतना धूप आता है, पानी को भी कर सकते हैं, हवा को भी कर सकते हैं, बट जो नेचुरल गैस है एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी में था, एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स है वो किसके कारण होते हैं? पहला वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी। जैसे कि जानते हैं जो एड्स है वो HIV से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एक तरह का वायरस है। क्या है? वायरस है। 5 का आंसर ए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 2016 से 2018 क्वेश्चन। पहला, चिपको मूवमेंट ऑकरी, चिपको मूवमेंट का आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला है इन कश्मीर वैली इन तहरीक गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। लास्ट है इन द डेल्टाज ऑफ सुंदरबन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका टेहरी गढ़वाल एरिया में उत्तर प्रदेश का हुआ था। उस टाइम पे वो उत्तर प्रदेश में था टेहरी गढ़वाल एरिया, जबकि गढ़वाल एरिया जो है वो उत्तराखंड में आता है। तो ठीक है, मैं आपको बता दिया कि सेकंड ऑप्शन से इसका सही आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फिर से आ गया, तो वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, कोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो आपका डी है। कोल जो है, कोयला एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट, रिन्यू नहीं होगा। अगला, डिप्रेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, जो ओजोन परत है उसका वो क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ऑप्शन से आपके मीथेन होते हैं, उसके बाद है पेस्टिसाइड। तो इसके जो सही आंसर आपका क्या है बताइए? इसका सही ऑप्शन है आपके फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS कार्बन। तो ऑप्शन थर्ड का आंसर ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। वाटर पॉल्यूशन इज ड्यू टू, जो वाटर पॉल्यूशन जो है जल प्रदूषण किसके कारण होता है? पहला एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, दूसरा है सीवेज एंड अदर वेस्ट, तीसरा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि आपका वाटर पोल्यूशन जो एग्रीकल्चर डिस्चार्ज जो भी होता है अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है? वाटर बॉडीज़ में जाता है। अगर वाटर बॉडीज़ है तो वो चाहे तो लेक हो सकता है, चाहे तो रिवर हो सकता है, चाहे तो सी हो सकता है, चाहे तो ओशन हो सकता है। तो वाटर बॉडीज़ में जाता है, वाटर पोल्यूशन करता है। दूसरा है सीवेज एंड अदर वेस्ट, जो भी आपकी नगर पालिका है, जो भी आपकी नालीज है, नालीज कहाँ, सीवेज डायरेक्टली कहाँ जाती है? वो अल्टीमेटली कहाँ जाती है? रिवर में जाती है। रिवर कहाँ जाता है? रिवर सी में जाता है। सी कहाँ जाता है? ओशन में जाता है। ठीक है, तो ये होगा तीसरा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जितने भी देखते हैं रिवर, आप चाहे तो गंगा का देख लीजिए, या फिर दिल्ली में जो यमुना रिवर है उसमें जितने भी केमिकल्स इंडस्ट्रीज है वो सब अपना वेस्ट कहाँ डिस्चार्ज करती है? अपना पानी में डिस्चार्ज करती है। तो आपका ऑप्शन इसी के कारण ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे आर मेड ऑफ। डिस्पोजेबल प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला ऑप्शन से आपके बायोडिग्रेडेबल, क्या वो बायोडिग्रेडेबल खत्म हो जाता है? दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या वो खत्म नहीं होता? तीसरा मटेरियल विथ लाइट वेट, क्या वो जो सामान है वो बहुत हल्का होता है? चौथा टॉक्सिक मेटेरियल, क्या वो घातक होती है? अब डिस्पोजेबल प्लेट्स क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि वो एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि खत्म, गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री, जो कि खत्म नहीं होता, काफ़ी साल वो लग जाते हैं खत्म होने के लिए। तो उस पेपर के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं 2015 से 17 क्वेश्चन। ये है अंतिम क्वेश्चन आपके। पहला, यूएनईपी स्टैंड फॉर, यूएनईपी का मतलब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा यूनाइटेड नेशंस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तीसरा यूनाइटेड नेशंस एनर्जी प्रोग्राम, चौथा यूनाइटेड नेशंस एफिशिएंसी प्रोग्राम। तो इसका सही है, जो आपका सही ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस आपका एनवायरमेंटल प्रोग्राम या एनवायरमेंट प्रोग्राम बोल सकते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दूसरा है द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, आपकी पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न एजेंसियाँ क्या हैं? तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, मैं समझा देता क्यों होगा एनवायरमेंटल एजेंसीज। क्योंकि देखिए घर क्या है, अगर आप होम जो अगर आप क्या रहते हैं, घर पे रहते हैं, ठीक है। अब आप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है, आप घर का जो कचरा है, ठीक है, आप कचरा निकाल के आप रोड पे रख दोगे, या फिर आप जो जंगल में रहते हो, आपका अपना कचरा वचरा जो भी सिर्फ आपको वो ऐसे नहीं जो डिग्रेड हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट में छोड़ रहे, जंगल में छोड़ दे रहे हो। तो क्या होगा अल्टीमेटली आपका वो एरिया जो है वो ख़राब होने लगेगा, आपकी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो एक होम भी बहुत अच्छा आपका एजेंसी जो है। दूसरा स्कूल में क्या होता है, हम लोग एजुकेशन लेते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे प्लांट कल्टीवेशन करते हैं हम लोग। क्या होता है, वन महोत्सव दिन आता है, वन महोत्सव वीक आता है, तो उसमें लोग प्लांटेशंस करते हैं, पेड़ लगाते हैं। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के हम लोग क्या इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, स्कूल प्लांटेशन कल्टीवेशन को ही ऑर्गेनाइज करता है, तो एक तरह का एजेंसीज हो गया। तो आप या तो इसको ऑल ऑफ दिस कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, या आपको लगता है तो एजेंसीज में, आप फिर एजेंसीज पूछा है तो आप इसको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, क्या स्कूल संगठन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का एक संगठन हो जाता है। ठीक है,
तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आपके हिसाब से आपको इसके ऑप्शंस में क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे ये थोड़े डाउट वाले क्वेश्चन लगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप जानते हैं अच्छे से, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। और आप चाहे तो आप जहाँ से भी पढ़े हो आप उसका स्क्रीनशॉट्स या फोटो या फिर आप उसके लिंक भेज सकते हैं, जिससे मैं भी कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज नॉट यूजफुल इन द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कि पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी नहीं आता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है नॉट टू टच ट्री एट नाइट। अब देखिए, पेड़ को छूने से क्या हो जाएगा, क्या वो डेड हो जाएगा, क्या वो मर जाएगा पेड़ को छूने से, तो कंजर्वेशन में नहीं है। अब दूसरा, टू कट ग्रीन ट्री, जो ग्रीन पौधे हैं, अब ग्रीन पौधे मतलब क्या होगा, वो यंग ट्री होगी। तीसरा, थ्रू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, आप रोड पर कचरा फेंक दोगे तो क्या होगा, कचरे का अंबार बन जाएगा, बीमारियाँ फैलेगी, एनवायरमेंट जो है आपका डिग्रेड होने लगेगा। और चौथा, टू सेव वाइल्ड लाइफ, तो चौथा तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, वन्य जीवन को बचाना है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा फैक्टर यूजफुल नहीं है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना है, यूजफुल नहीं है। तो मुझे इस क्वेश्चन में भी डाउट हो रहा है, क्योंकि आपके ए बी सी जो है जिस तरह से ये बताया है ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है उतने। क्योंकि देखिए, नाइट टाइम में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड नहीं बनाते हैं, तो फूड नहीं बनाते हैं जिसके कारण वो रात में CO2 रिलीज़ करते हैं। और जो डे टाइम होता है वो CO2 जो रिलीज़ करते हैं वो अपने क्या करते हैं, खाना बनाने में उपयोग कर लेते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ CO2 की मात्रा परसेंटेज ज़्यादा होगी और जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इंसान ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक्सहेल करता है। अब जो चीज़ आप एक्सहेल कर रहे हैं आप, तो वही आपको प्लांट से मिलेगा अगर आप प्लांट के नीचे सोते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। और दूसरा जो कट ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री को तो काटना नहीं, तो कंजर्व तो ये आपका नहीं है, ग्रीन ट्री को काटना नहीं है। तो आपका यूजफुल कंजर्वेशन ये बोल सकता हूँ मैं, ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंजर्व करना। अच्छा, नॉट यूजफुल पूछा है, तो देखिए नॉट यूजफुल पूछा है तो आपका जो कट ग्रीन ट्री है, ग्रीन ट्री तो काटना नहीं चाहिए। ठीक है, नॉट तो डाउट है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मीडियम अप्रोच मेथड इंक्लूड्स, मध्यम दृष्टिकोण विधियों में शामिल है। पहला सिनेमा, दूसरा स्लाइड, तीसरा फ्लैश कार्ड। तो मुझे जो लगता है, मैंने जो सर्च किया उसके हिसाब से मुझे ऑल ऑफ द अबव लगी। आप भी इसका क्वेश्चन बता सकते हैं। तो मैंने आज के क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, आप मुझे ये तीनों के आंसर अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नेशनल क्राइसिस इंक्लूड, जो राष्ट्रीय संकट है उसमें शामिल है। पहला फ्लड, फेमाइन, कोल्ड वेव्स। अब देखिए, नेशनल क्राइसिस जो है ना, उसमें क्या है, उसमें 12 डिजास्टर नोटिफाइड किए हुए हैं। आपकी जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आती है उसमें गाइडलाइंस है बने हुए हैं, आपके क्या बने, गाइडलाइंस बने हुए हैं किसके, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड फोर्स, सॉरी, और NDRF क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, तो ये आपके नेशनल कहीं भी डिजास्टर या क्राइसिस आती है उसमें ये काम करते हैं। उसमें आपके फ्लड इंक्लूडेड है, फैमाइन अकाल जिसे कहते हैं, ड्राउट कहते हैं, वो शामिल है, और कोल्ड वेव भी शामिल है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन लास्ट 2015 से 2017 के कुछ क्वेश्चंस डाउट है जो कि आपके सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ज्ञान है और आप कहीं बुक से आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आपने सही से किया, आपने बताया मुझे। आप कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आपने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, BEd अड्डा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।